ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम से आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ईश्वर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी, दैनिक पंचांग के भी 5 भाग। पहला भाग ग्रह, पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग यह ताराबल। सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, नौ तारा चक्र पद्धति पर और ताराबलन पर, ताराबलन के अनुसार आज के जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है और ताराबलन मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल के बारे में, ग्रहों के बाद सभी ग्रहों के बारे में, शुभता अशुभता के बारे में जान सकते हैं, जिसके फलस्वरूप दशा महादशा का फल, ग्रह जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और विभिन्न लोगों से जीवन में जुड़ते हैं उनसे कैसे फल प्राप्त होंगे, ये सभी हम जानते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में यहाँ सितारे झूठ। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज का दिन कैसा रहने की संभावना। चंद्रबलम जिसे कहते हैं, यहाँ जन्म राशि, चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में हो उनके अनुसार आज कैसा दिन। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, जो किसी जीवन के किसी भी कार्य करने में जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हो उसके शुभ और शुभ काल को दर्शाता है। जी हाँ, काफी उपयोगी और सटीक, इसलिए इसकी उपयोगिता काफी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के संबंध, अंकों से संबंध। यहाँ अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंक हमारे लिए कार्य करते रहते हैं। जिस प्रकार सांस चलती है अंक निरंतर काम करते रहते हैं और ऐसे स्थिति में हम अंकों को सही ढंग से जानकर, सही ढंग से समझकर, उन्हें उनको सही रूप से परख कर इसका सही उपयोग करके हम अपने जीवन में सुख बना सकते। तो चलिए आइए अंकों को समझें, जानें, बूझें, उन्हें याद रखें और उन्हें सही उपयोग करके अपने जीवन में सुख बना। साथ ही साथ अंक काम करते ही हैं, साथ ही साथ अंक बोलते हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज शुभता के और अशुभता के संदर्भ में आज के अंक क्या बोल इसी प्रश्न। इस प्रकार पांचों भाग आपके लिए हम सहेज कर ला रहे हैं, इसे उपयोगी बनाकर, इसे रोचक बनाकर, ज्ञानवर्धक बनाकर और साथ ही साथ इसकी उपयोगिता काफी है तो इसके उपयोगी बनाकर और अंत में इसे आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, आज से अंत तक कहीं जाइएगा नहीं। हम आपको ले चल रहे हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का माध्यम है, किंतु इसकी महत्ता उतनी ही नहीं। यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह व्यक्ति हम सब के निर्णय क्षमता को मजबूत करता है, सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में
शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, इसकी उपयोगिता को समझते हुए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी अपने पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग में ये पहले भाग में श्री राम और श्री हनुमान का नाम उच्चारण करते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। जी हाँ, दैनिक पंचांग के पहले भाग में आपका स्वागत। आज का दिनांक 31 जनवरी 2026, माह माघ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:34 पर, सूर्यास्त 5:33। Sunrise at 6:34 a.m. and sunset at 5:33 p.m. आज का दिशा शुभ है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में शुभ। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। तिथि प्रातः 8:23 तक त्रयोदशी, जो जय तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात कल भोर में 5:52 तक चतुर्दशी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। और उसके बाद पूर्णिमा, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। जी हाँ, आज तीन तिथियां हैं। आज तीन तिथियां हैं। तीन, पहला त्रयोदशी, दूसरा चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा। प्रातः 8:23 तक त्रयोदशी, जो जय तिथि के अंतर्गत आता है। कल भोर में 5:52 तक चतुर्दशी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात पूर्णिमा, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। इसके बाद नक्षत्र, जो देर रात्रि 1:34 तक पुनर्वसु और उसके बाद पुष्य। जी हाँ, पुनर्वसु का पहला पद प्रातः 8:58 तक, दूसरा पद अपराह्न 2:29 तक, तीसरा पद पुनर्वसु का रात्रि के 8:01 तक, चौथा पद देर रात्रि 1:34 तक और पुष्य नक्षत्र कल के देर रात्रि 11:58। योग अपराह्न 1:33 तक विष्कुंभ, तत्पश्चात प्रीति और करण प्रातः 8:25 तक तैतिल, तत्पश्चात रात्रि के 7:07 तक गर्भ और फिर कल भोर में 5:52 तक वनिज और उसके बाद वृश्चिक पत्र। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और आज शुभता कैसी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज तीन तिथियां हैं, इसलिए जब तक त्रयोदशी तिथि है भोलेनाथ वृषारूढ़ पे सवार है, जो कि अनुष्ठ सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। तत्पश्चात चतुर्दशी जब होता है तो भोलेनाथ पूजन पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद भोलेनाथ पूर्णिमा तिथि में शमशान में रहते हैं, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:25 दिन में, अमृत काल रात्रि के 11:30 से मध्य रात्रि 0:50 तक, रवि जोत प्रातः 6:34 से रात्रि के 1:34 तक, देर रात्रि 1:34 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:53 से 2:37 अपराह्न तक, गोधूलि विरह संध्या 5:30 से 5:56 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 0:29।
अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 9:18 से 10:41 तक, गुलिक काल प्रातः 6:34 से 7:56 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 1:25 से 2:48 अपराह्न तक, और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:30 से 3:59 अपराह्न तक, और भद्रा कल भोर में 5:52 से 6:34 यानी सूर्योदय तक, और उसके पश्चात में। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो सभी ग्रह उसके अनुसार मजबूत अवस्था में है, शनि देव को छोड़। मंगल देव, बुध देव और शुक्र देव हस्त अवस्था में। और राशि के अनुसार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह हैं। चंद्र मंगल शुक्र ये स्वतंत्र ग्रह है क्योंकि इनके राशि में कोई ग्रह नहीं है। और शनि देव की राशि में 5 ग्रह, बुध देव की राशि में 2 ग्रह, और शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह है, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। केतु, सूर्य और बुध ये स्वतंत्र ग्रह है क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और चंद्रदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बुध में बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। यहाँ मंगल नक्षत्र जो लिखा गया है कल का है क्योंकि सुधार नहीं होता है, इसके लिए क्षमा करें। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है। जब रात्रि के 8:01 पर राशि परिवर्तन करेंगे, जब ये मिथुन राशि से अपने राशि कर्क में आएंगे। अपने राशि कर्क में आएंगे। इसके साथ ही हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं जो कि तारे बोलते हैं। कि हाँ, सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं बोलते। ताराबल, आज ताराबल की पूरी सूची आपके समक्ष है। आप ताराबल के समक्ष सामने जो नक्षत्रों के नाम है वो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और ताराबल के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा आपका जन्म नक्षत्र से संबंध। इस प्रकार हम अपने जन्म नक्षत्र को चिन्हित करके आज चंद्रमा का जो गोचर है उसे जहां मिलते हैं, ये दोनों का जहां मिलन होता है और उसे ही आज का फल जानते हैं। तो आज चंद्रमा का गोचर जहां भी है उसके अनुसार कैसा फल होगा, ये हम नक्षत्रों को जहां मिलते हैं, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और हमारा जो जन्म नक्षत्र है, दोनों का मिलान जहां होता है वो भी आज का फल। जी हाँ, कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं। आज का सितारा कह सकता है कि जन्म में है हमारा, संपत में है, विपत में, क्षेम, प्रत्यय, साधक, धनी, मित्र या मित्र। यदि आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र हो तो शुभता की तरफ इशारा करता है, और शुभता की तरफ संकेत जो मिलता है उसके अनुसार हम दैनिक कार्यों को उत्साहपूर्वक तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ नए कार्यों पर ध्यान कर सकते हैं। परंतु यदि जन्म विपत, प्रत्यय और नैधन्य में है तो हमें सावधान करता है दैनिक कार्यों में सावधानी, और जो भी हम कार्य करें उसमें सावधानी, साथ ही साथ नए कार्यों का आरंभ करने से रोकता है। जी हाँ। और यह भी हम आपको बता दें कि जब भी जन्म विपत, प्रत्यय और नैथन्य में आज का तारा हो तो अति उत्साहित होकर उसे शुभ बनाने का प्रयास न करें, क्योंकि जो भी किताबों में लिखा है वह उसका कहीं की पुष्टि नहीं है। और आज की दुनिया में हम सभी कार्यों में शुभता चाहते हैं, कहीं भी हम जोखिम न लें, ऐसे ये हमारा सुझाव। यह ताराबल मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल में ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। और नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह के अपने फल नहीं। तो प्रश्न उठता है कि यदि कुल 27 नक्षत्र, यदि ग्रह अपने ये नहीं देते, अपना फल नहीं देते, सब नक्षत्र पर ही निर्भर है,
तो 27 नक्षत्र हैं और 9 ही ग्रह हैं। कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसके लिए नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है। 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर उन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और इन पहला ग्रह जो बनते हैं केतुदेव, इनके साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र इनसे संबद्ध होते हैं। केतुदेव इनके स्वामी बनते हैं, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र के स्वामी केतुदेव। उसी प्रकार दूसरा 11वां 20वां के स्वामी शुक्रदेव, सूर्य बने तीसरे 12वां 21वें के, चंद्र बने चौथे 13वें 22वें के। इस प्रकार बुध देव बने 9वां 18वां 27वां नक्षत्र के स्वामी। और यह सूची इस प्रकार हुई, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, ये आपके लिए उपयोगी है। अब फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, यही इसका सार है। हम जिस नक्षत्र में जन्मे होते हैं उस नक्षत्र को चिन्हित करते हैं और उसे देखते हैं कि ग्रह तो उस नक्षत्र का स्वामी कौन ग्रह बने, वही हमारा जन्म ग्रह बनता है। और उसी ग्रह के महादशा में हमारे जन्म हुआ होता है, पिछले जन्म में भी उसी ग्रह के महादशा में हमारी मृत्यु हुई है। जी हाँ, तो वैसी स्थिति में हम जान सकते हैं कि यह ग्रह हमारा कौन सा है और इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, और यह पहला ग्रह पीड़ा में होता है। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं और घड़ी की सुई की दिशा में जब आगे बढ़ेंगे तो पहला ग्रह जो बनता है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये ग्रह पीड़ादायक होते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फलदायी होते हैं। और जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इनका फल का जो परिमाण होता है, मात्रा होती है, इंटेंसिटी होती है, वह बढ़ती है। यहाँ चाहे शुभता हो या पीड़ा। तो अब हम यहां से जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह अशुभकारी चुनौती भरे हो सकते हैं। तो दशा महादशा का फल कौन सा शुभ होगा, कौन सा चुनौती भरा होगा, और इस प्रकार हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों के दशा महादशा में शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की दशा महादशा में हम अपने आप को चुनौती सामना करने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें, जो कि अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। जी, साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे। उदाहरण स्वरूप यदि हमें संपत्ति से संबंधित करना है तो संपत्ति के ग्रह जहां बैठे हैं, दूसरा ग्रह जहां जन्म कुंडली में बैठे हैं, उन ग्रह से उस भाव उस राशि से संबंधित कार्य यदि किया जाए तो हमारे लिए संपत्ति हो सकती। ठीक उसी प्रकार यदि विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, यानी शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे, अशुभ नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभकारी होंगे। यदि तीसरा नक्षत्र होता है तो उसके जो तीसरे ग्रह के नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्मे होते हैं हमारे लिए संपत्ति नहीं विपत्ति के कारक होते हैं, चाहे वो घर में हो या संसार में। इस प्रकार हम लोगों से अपेक्षा कर सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं और अपने आप को सावधान भी रख सकते हैं, अपने आप को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार यह काफी उपयोगी है नवतारा चक्र पद्धति। और नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए, इसकी ये अद्भुत पद्धति को देखते हुए हम अलग से इस यूट्यूब का वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें आप उसे देख सकते हैं। यह ज्ञानवर्धक भी होगा और साथ ही साथ रोचक। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली की चर्चा हमने करने का प्रयास किया है नवतारा चक्र पद्धति के आधार और आपस के संबंधों को हमने जानने का प्रयास किया। कैसे नक्षत्र बताते हैं कि हम बोलते हैं और झूठ नहीं बोलते, आपस के संबंध कैसे होंगे सितारों के साथ, नक्षत्रों के। इस प्रकार हम इसकी उपयोगिता समझते हुए अब आपको वापस ले चलते हैं
ताराबलम पर आज के सितारे क्या कहते हैं विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों को। आज चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वह 1:34 देर रात्रि तक ये पुनर्वसु में है, उसके बाद पुष्य नक्षत्र में जाता है। जब तक पुनर्वसु में है तब तक आप अपने नक्षत्रों से संबंधित फलों को जान सकते हैं। उसके पश्चात उदाहरण स्वरूप यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो पहला भाग साधक है, दूसरा भाग शुभ नहीं है, अतिथि जाता है। वही यदि पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहला भाग जन्म का है, दूसरा भाग संपर्क का है। और आज अश्विनी, माघा, मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए तथा भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ज्यादा पीड़ादायक। पहला भाग केतु यानी अश्विनी, माघा, मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए और दूसरा भाग भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक। तो ये है हमारे पर जो तारा बलन है उसकी प्रस्तुति। सभी नक्षत्रों के बारे में आप विभिन्न नक्षत्र में जो जन्मे हैं अपने नक्षत्र के बारे में स्वयं जान सकते, यह आपके लिए रेडी रखना। अब इसके बाद जो उपाय है, उपाय पर हमने आरंभ में कहा था, किताबों में जो लिखा है वो जानिए जरूर, लेकिन उपयोग नहीं करें, क्योंकि इसकी उपयोगिता की कहीं हमने क्योंकि इसकी उपयोगिता का हम कहीं उपयोग नहीं कर पाए और जोखिम नहीं लिए हैं और आपको जोखिम लेने की सलाह भी नहीं करते। तो चलिए चलते हैं तीसरे भाग में, राशि के अनुसार आज कैसा दिन। आपकी जानकारी के लिए यह उपाय आप जो किताबों में लिखा है आपके सामने। यदि तारा जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में है तो गुड़ का दान, प्रत्येक में तो नमक का दान, और दैधन्य है तो वो तो त्याग जरूरी, मजबूरी हुई तो तिल से छोड़ का दान। यह किताबों में लिखा है, जी हाँ, अपुष्ट है, इसे उपयोग में न लाए, जोखिम नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं चंद्र बलम। चंद्र बलम के अनुसार आज का जो ये है, आज चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही साथ रात्रि के 8:01 पर राशि परिवर्तन करेंगे जब वो कर्क राशि में जाएंगे। तो आज के गोचर कैसा होगा, आज चंद्रमा का राशि के अनुसार क्या संकेत मिल रहे हैं शुभता और अशुभता के संदर्भ में। जब तक चंद्रमा मिथुन राशि में है तब तक मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। तत्पश्चात जब वे कर्क राशि में जाते हैं तो वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि वाले सावधान रहें और अपने इष्ट देव का भी ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में, चौघड़िया। जी हाँ, चौघड़िया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष जो आरंभ में भी हमने कहा था, किसी भी कार्य में, चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, दैनिक कार्य हो, या ऐसे सारे कार्य जिसमें शुभता के अपेक्षा, उन सभी के लिए यह काफी उपयोगी। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब में अलग अलग वीडियो रखा है। संक्षेप में आपको बता दें, हिंदी में यह चौघड़िया की उपयोगिता है, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया जो यूट्यूब में अलग अलग प्रस्तुति। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। और ये दिन के और रात के जो चौघड़िया होते हैं 8 और 16, इन्हें साप्ताहिक दिनों से संबंध रखने के लिए, उसे संबद्ध करने के लिए साथी चौघड़िया का नामकरण है। और दिन और रात में जो आरंभ का चौघड़िया होता है, जो आदि का चौघड़िया होता है, वो ही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं। इस प्रकार ग्रहों के से संबंध भी चौघड़िया का हो जाता है और ये ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, विभिन्न का विभिन्न गतिविधियों के लिए
लाभदायी हुआ करता। इसलिए इनका चौघड़िया का संबंध ग्रहों के विभिन्न कार्यों, जो विभिन्न उनके निमित्त कार्य हैं, उनसे संबंध हो जाता है और इसकी उपयोगिता और बढ़। जब भी हम चौघड़िया को देखें प्रतिदिन, इसका उपयोग करने के पूर्व हम जरूर सुनिश्चित कर लें कि जिस चौघड़िया का उपयोग कर रहे हैं कहीं यह अशुभता से तो व्याप्त नहीं है। जी हाँ, दिन में जो चौघड़िया हुआ करता है, तो दिन में जो अशुभता होती है वह काल बेला, वार बेला और राहु काल होता है, और रात्रि में काल रात। इस प्रकार चार प्रकार की अशुभता होती है। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है और सूर्य देव के पुत्र शनि देव सूर्य देव से नाराज रहते हैं। इसलिए सूर्य देव का जो चौघड़िया है, सॉरी, शनि देव का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है, और शनि देव का ग्रसित रहते हुए भी धनोपार्जन की जैसी गतिविधियां हमारे जो से कहें कि हम दैनिक कार्य जो करते हैं उसमें जो नौकरी से संबंध है, अपने हमारे कर्म से संबंध है, उसमें सुखता है, वह कुप्रभावित नहीं होता। तो दिन में प्रतिदिन शनिदेव का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभावित, चंद्रमा के पुत्र बुध देव चंद्रमा से नाराज, अतः उन बुध का जो चौघड़िया है प्रति रात लाभ चौघड़िया, वह काल रात्रि से। इस प्रकार ये चौघड़िया, दो चौघड़िया हमेशा अशुभता से ग्रसित रहते हैं। चलिए आज देखते हैं आज का चौघड़िया की स्थिति क्या है। आज शनिवार है और शनिवार का चौघड़िया आरंभ शनि के चौघड़िया काल चौघड़िया से ही होता है। जी हाँ, शनि का, और इसलिए यह काल बेला से ग्रसित, आरंभ का भी और अंत का भी। साथ ही साथ दिन में राहु काल से ग्रसित है, 8:09:18 से रोग चौघड़िया, 9:18 से 10:41 तक, और लाभ चौघड़िया जो अपराह्न 1:25 से 2:41 तक है, वह वार बेला से ग्रसित। और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया 5:33 से 7:10 तक, तथा फिर भोर में 4:56 से 6:33 तक वह काल रात्रि से ग्रसित है, लाभ चौघड़िया। इस प्रकार सारे चौघड़िया की स्थिति आपके समक्ष रखा। कुल 16 चौघड़िया में से 6 चौघड़िया अशुभता से अधिक है, जो कि सबसे ज्यादा अशुभता आज शनिवार के दिन ही हुआ करता। अब हम आपको ले चलते हैं पांचवें और अंतिम भाग। जी हाँ, अंक, अंकों के अंक में जन्म लेकर अंक हमारे लिए कार्य करते हैं, और हम अंकों को न जाने, अंकों को न समझें, अंकों को नहीं बूझकर सही पर उसे उपयोग न करें तो उचित नहीं। तो आइए चलिए हम अंकों को जानते हैं, अंकों को समझने का प्रयास करें। ये अंक जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं वे 1 से 9 तक ही होते हैं, एकल अंक होते हैं, 10वां अंक नहीं होता। शून्य को अंक हमारे लिए को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 तक के अंक को देखें तो 5वां अंक जो होता है वह बीच का अंक होता है, मध्यस्थता का काम करता है, संतुलन का काम करता है, क्योंकि काफी शक्तिशाली है। अपने से पूर्व के आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को दोनों को यह के साथ यह समायोजन कर संतुलित करता है। और इन 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, इनके जो शासक ग्रह हैं, सूर्यदेव, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों की अलग अलग ऊर्जा तत्व और इनके गुण होते हैं, और यही जो ग्रह के ऊर्जा तत्व और गुण होते हैं, ये अंकों के लिए। और यदि कोई जन्म तिथि में हमारा अंक पैसा अंक नहीं होता है, तो उस अंक से संबंधित जो ग्रह के ऊर्जा तत्व या गुण हुए, उसकी कमी हमें पाई जाती। साथ ही साथ ऐसे अंक जो कई बार आए हैं, तो 3 बार से ज्यादा, तो वैसे अंक से संबद्ध जो ग्रह हैं उनकी ऊर्जा तत्व और गुण की अधिकता हमें पाई जाती है, जो दोनों हमारे लिए स्थिति शुभ नहीं। इसलिए अंकों को पहचान कर
हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अंक ज्योतिष भी यही करते हैं। इन अंकों को इनके तत्वों, इनके ग्रह संबंधित ग्रहों के तत्वों, गुणों और उनके ऊर्जा के आधार पर विशेष नाम से पुकारा जाता है अंकों के साम्राज्य। एक को राजा, सरकार या बॉस से, दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ और फरेब करने वाले व्यक्तियों से, पांच राजकुमार से, छह को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, सात धर्मगुरु से, ऐसे व्यक्तियों से जो हम जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, वैसे व्यक्तियों से, एक आठ अधीनस्थ थे, समाज के नीचे तबके के लोग से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग से, नौकर चाकर से और न्यायाधीश से। नौ सेनापति, पुलिस, डॉक्टर। इस प्रकार इन अंकों के अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और इन नामों से हम यह निकाल सकते हैं, हम इन्हें समझ सकते हैं कि आपस में इनकी क्या संबंध होंगे। फिर भी इनके जो शत्रु अंक है इस पर चर्चा हम ज्यादा करेंगे ताकि हमारे जीवन में अशुभता नहीं, और जब अशुभता नहीं होगी तो शुभता की संभावना ज्यादा होगी। तो चलिए, हम जन्म लेते हैं जब, तो ईश्वर हमें कुछ अंक से उपहार के रूप में देते हैं। यह अंक हमने एक गूगल से लिया है, जो शैक्षणिक उद्देश्य से लिया है, जिनकी जन्म तिथि आज है। तो 31 जनवरी 1975 हमें जन्म दिया। ये जो हमारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होता है, जन्म तिथि हमारे लिए, और इसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। जी हाँ, तिथि, माह और वर्ष। तिथि और माह एक या दो अंकों का हो सकता है, वहीं वर्ष 4 अंकों। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है कि जब भी कोई दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह हमारे पास आए, चूंकि अंक ज्योतिष एकल अंक पर ही काम करता है, तो जब भी दो या दो अंकों से ज्यादा का समूह हमारे समक्ष आए, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं। यहां भी हमने वही किया है। 31 जनवरी 1975, 31 को एकल अंक बनाया, 4 एक खुद ही एक अंक है और 1975 का 4। फिर उन अंकों को जोड़कर हम उसका उपयोग करते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है और तिथि, माह और वर्ष हमारे भाग्य को दर्शाता है। इसलिए तिथि को मूलांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। और तिथि तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर इसे हम भाग्यांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। और यही ड्राइवर और कंडक्टर पूरे जीवन में हमारे लिए अंक ज्योतिष का पूरी होती है, उसी पूरी पर यह। जी हाँ, ड्राइवर और कंडक्टर यही हमारे लिए, चूंकि यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है और ये ड्राइवर और कंडक्टर हमने नहीं ये किया है, हमने नहीं बनाया है, हमारे ईश्वर। ड्राइव तिथि और माह को जब जोड़ते हैं और एक अलग में परिवर्तित करते हैं तो अचीवमेंट नंबर होता है। एटीट्यूड नंबर इसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं, किंतु यह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। वही एंजिल नंबर वर्ष से निकालते हैं, वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसको घटाते हैं, और महिला के लिए जो अंक आता है उससे में वर्ष के अंकों में 4 जोड़। यहां भी हमने किया है। 1975 का अंक 4 होता है और महिला की जन्म तिथि है, इसलिए उसमें 4 जोड़ा 8 होता है। इन अंकों को हम जरूर नोट कर लेते हैं। इस जातिका का जन्म मूलांक जो है ड्राइवर, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं, ड्राइवर 4 और कंडक्टर 9। एंजल नंबर 8 है, एटीट्यूड नंबर या कहें यह 5 है। अब हम अंकों को यदि देखें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में संबंध क्या है, क्योंकि जीवन की नैया, जीवन के कार्य ही चलाएंगे। तो ड्राइवर और कंडक्टर सबसे पहले शत्रु नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार
बस को चलने में अगर ड्राइवर कंडक्टर में शत्रु होता है तो बस को चलने में काफी कठिनाई होती है, स्ट्रगल होता है, जीवन भी वही है बस। तो ड्राइवर और कंडक्टर को अगर नहीं आपस में शत्रुता है तो कैसे उन्हें ऐसे अंक की व्यवस्था की जाए जो दोनों के मित्र हो, ताकि दोनों को वह संतुलित रहे। जी हाँ, अंक जब भी में अंकों में शत्रुता होगी तो उसे संतुलित अंक ही करेगा। ऐसे अंकों को खोजते हैं। साथ ही साथ जीवन में कौन से ऐसे अंक हो सकते हैं जिन्हें हम उपयोग कर सकते हैं, कौन सा अंक को छोड़ सकते हैं। ये सभी हम लो सुग्रीव से जानते हैं कि कौन से अंक हमारे जीवन में नहीं है, कौन से अंक बहुत ज्यादा बार आए हुए हैं, किसे अंक लेना है, किसे छोड़ना है। तो ये अंक लो सुग्रीव के अनुसार आपके समक्ष दो बॉक्स हैं, जिसमें एक में पूरे अंक, सभी अंकों का, 9 अंकों का को रखा गया है और इन्हें विभिन्न रूपों में जाना जाता है और ये विभिन्न फल देते हैं। उदाहरण स्वरूप 4, 3, 8 ये हमारे सोचने की शक्ति को देता है। आत्मबल 9, 5, 1 देता है। कार्य कर्म हमारा की शक्ति, जो कर्म को हमें ऊर्जा लगाते हैं, वह 2, 7, 6 देता है। हमारे शैक्षणिक, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वह 4, 9, 2 देता है। इमोशनल, जो हमारे इमोशनल ये प्लेनेट है, वह 3, 5, 7 देते हैं और हमारी प्रैक्टिकल व्यवहारिकता 8, 1, 6 देते हैं। यह जितना बॉक्स भरा रहता है उतना ही प्रतिशत होता है। उदाहरण स्वरूप यदि सभी भरे तो 7%, यदि 2 भरे हैं तो 66%, यदि 1 भरे तो 33%, कोई नहीं है तो 0। अब इस जाति का अगर देखें तो 4 जो इनका इंटेलिजेंट प्लेन है वह 66% है, इमोशनल प्लेन 7%, प्रैक्टिकल प्लेन 66%, अगर सोचने की प्रवृत्ति को देखें 7%, और आत्मबल जो इनका है 7%, कार्य 35। इनका जो है, जो गोल्डन राजयोग जिसको कहते हैं, वह 4, 5, 6 से बनता है। वह नहीं बन पा रहा है क्योंकि 6 मिसिंग अंक है और 2 मिसिंग अंक है, 8, 5, 2। ये गोल्डन राजयोग भी 66%, सिल्वर राजयोग भी 66%, किंतु गोल्डन और सिल्वर राजयोग नहीं बनता है यदि एक भी अंक किसी को, जब तक सब वो आंसर रूप से नहीं। तो ये आपके समक्ष हमने रखा और इस प्रकार हम देखें कि 2 और 6 मिसिंग है, इनके मूलांक 4, अज्ञात 9, और हम जिन अंकों को प्रयोग कर सकते हैं वह 2 या 6 कर सकते हैं, या जो एक अंक में अंक है वह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब हमारा प्रश्न उठता है कि जो ये अंक हम व्यवस्था करेंगे, यदि 2 स्थिति बन सकती है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो, या ये हम मित्रवती हैं लेकिन हम कोई अंक दूसरा ले आते हैं तो शत्रु अंक। इसलिए शत्रुओं को पहचानना नितांत आवश्यक। और ये हम स्रोत कहां से लाएंगे? जहां ड्राइवर और कंडक्टर जो अंक होगा, ये आपस में यदि शत्रु है तो इन अंक को हम संतुलित कैसे करें, उसके लिए कौन सा अंक लाएंगे, अब कहां से लाएंगे, और स्रोत क्या होगा, कौन सा अंक लाएंगे? ये हमने जान लिया कि 2 या 6 लाएंगे, या 4, 3, 8, 5, 7 में से लाएंगे, क्योंकि एक अलग प्रश्न है। एक अंक को कभी भी नहीं दोबारा लाएंगे क्योंकि एक अंक 3 बार आए आ चुके हैं, ऐसे ही अशुभ। 9 अंक 2 बार आ चुके हैं, तीसरा बार आने पर अशुभता हो। इसलिए जो हम अंक इनके व्यवस्था करेंगे 4, 3, 8, 5, 7, और जो अनुपलब्ध है 2 और 6 में। किंतु यह तब करेंगे जब ये ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु अंक नहीं। तो 2 ही स्थिति बन सकती है, या तो मित्रवत हो सकते हैं या तटस्थ हो सकते हैं, दोनों लाभकारी स्थिति। तो अब देखते हैं कहां से लाए। जी हाँ, ऐसा स्रोत होना चाहिए जो, चूंकि ये जो जन्म तिथि है वह पूरे आयु के लिए, इसलिए यह चिर होता है, ये स्थायी होता है, और ऐसा चीज, ऐसा अंक हमें लाना है जो हमारे जीवन में भी स्थायी हो, और वह होता है नाम। ठीक, नामांक जो होता है वह यह अक्षर देता, अंक देता है। कि आप कहेंगे कि नामांक जो होता है, क्योंकि नाम जो देते हैं ईश्वर नहीं, हमारे धरती के ईश्वर देते हैं, माता पिता, और यह चिर होता है, ये स्थायी होता है, ये बदलता नहीं है। इसलिए नामांक महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है,
ये अंक कहाँ से आए? तो इन अक्षरों के जरूर अक्षर होते हैं, लेकिन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं। इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकों में बदलकर उन्हें योग करके एक अंक बनाकर तब उसका उपयोग करते हैं। हाँ, नाम का जो पहला अक्षर होता है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नाम का जो पहला भाग होता है ज्यादा ऊर्जा देता है। और कहीं भी नाम का जो पुकारा जाता है, चेतना जाती है नाम के पहले अक्षर से ज्यादा। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि नाम पूरे पुकारने के पूर्व ही हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए नाम का पहला भाग अति महत्वपूर्ण। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं। तो चलिए, आज की जन्म तिथि जितनी है, इनका नाम है प्रीति जिंटा। इन्हें जन्म तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। इनका जो मूलांक है, इनका जो नामांक है वो 3 है। इनका नामांक 3 पर गया और नाम का पहला अक्षर 8 दे रहा है। चलिए अब विवेचना करें कि ये शत्रु अंक है या नहीं। तो शत्रुओं को पहचानते हैं: 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। और अब आप इनको देखें, इनका मूलांक 4 भाग्यांक 9 बनता था। तो मूलांक 4 और 9 जो है आपस में शत्रु होते हैं। इसलिए इन्हें कोई अक्षर, कोई अंक ऐसे संतुलित करने के लिए रखने पड़ेंगे। नाम जो है 4 और 3, आप देखें ये 9 के लिए 3 अंक शत्रु नहीं, 4 के लिए भी 3 अंक शत्रु नहीं है। उसे नाम संतुलन दे रहा है, किंतु नाम का पहला अक्षर 8, ये 4 का शत्रु भी है, 9 का शत्रु। इस प्रकार मूलांक और भाग्यांक दोनों आपस में शत्रु और नाम का पहला अक्षर भी शत्रु। आपके समक्ष हम अंकों का और उनके शत्रु अक्षरों का सूची भी रखे हैं। या कभी भी कोई भी अगर आप ऑफिस खोल रहे हैं, कोई भी दुकान खोल रहे हैं, उसका नाम शत्रु अक्षर पर न जाए। नवजात शिशु का पहला नाम जो है, नाम का पहला अक्षर वो शत्रु अक्षर पर न जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए यह सूची है आपके उपयोग के लिए। इन अंकों को देखें। जी हाँ, नाम को जब भी रखें तो यह सुनिश्चित करें वॉवेल ज्यादा हो, वॉवेल से कॉन्सोनेंट ज्यादा नहीं हो। प्रीति जिंटा का वॉवेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, यह काफी अच्छा है। अब यदि इन अंकों को देखें 1 से 9 तक के अंकों, तो कुछ अंक ऐसे हैं जो कि अपने के ही दुश्मन है। जी हाँ, अपने के ही दुश्मन है। 4 7 8 9, ये अंक को जीवन में कभी भी ज्यादा बार जब भी उपयोग करेंगे तो हमारे लिए समस्या होगी, बाधा बनेगी। चाहे वो मोबाइल अंक हो, गाड़ी के अंक में हो, 4 7 8 9, इन्हें जितना दोबारा उपयोग करेंगे यह हमारे लिए उपयोगी। उदाहरण स्वरूप कोई मोबाइल लेता है जिसमें 9, देखिए मोबाइल का आरंभ का अक्षर उतना नहीं दिया जाता जितना कि अंतिम का होता है। अंतिम 4 अक्षरों का ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें अंकों की पुनरावृत्ति जो होती है वो सावधानी से, क्योंकि वो अंतिम का अक्षर ही ज्यादा ऊर्जा देता है। आरंभ का अक्षर नेटवर्क का होता है, इसलिए ये कम ऊर्जा देता है, कम प्रभावित करती है। इसलिए नाम जो मोबाइल अंक है उसका अंतिम 4 अंक। इस प्रकार अंकों को हम पहचान करके, इनकी उपयोगिता समझ करके, इनको सही रूप से इनको परख करके उसका उपयोग करके अपने जीवन में सुविधा सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए अब कार्य करते हैं। हमने समझा और अंकों को अंतिम में वर्ष के अंक को, आयुष्य वर्ष कैसा रहेगा, अंक कैसे कार्य करेंगे, यह जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए रनिंग एज को देखते हैं कि रनिंग एज जातक का क्या चल रहा है, और वर्ष जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकाल देते हैं। निकाल करके वर्तमान वर्ष को फिर डाल देते हैं, और जो डालते हैं तो भाग्यांक क्या निकलता है। जी हाँ, इनका रनिंग एज 6 है, भाग्यांक भी 6 है, और ये 4 के शत्रु नहीं है, 9 के शत्रु। इसलिए 75% से कहें कि वर्ष
जीतने की संभावना है, क्योंकि मूलांक के शत्रु 6 नहीं, और 6 और 6 भी आपस में शत्रु नहीं। यदि यही 4 हुआ होता रनिंग एज और इनका जो भाग्यांक, तो समस्या हो सकती, 3-6 होता तो समस्या हो सकती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये दोनों आपस में तालमेल कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा शुभता के संकेत हैं। 75% इनके जीवन में शुभता के संकेत हैं। ये आप भी जान सकते हैं, अपने मित्रों का जान सकते हैं, अपने परिजनों का निकाल सकते हैं। ये सब नाम का, आप सभी, आपका नाम जो आपका जन्मतिथि है, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के मित्र कैसे अंक, रिश्ता कैसा है, और आप जो अंक उपयोग में ला रहे हैं वह आपके लिए क्या है। इस प्रकार हम अंकों को जानकर, अंकों को समझकर, अंकों को सही ढंग से परख कर करके उसका उपयोग करके हम जीवन में सुखता ला सकते हैं। यहाँ अंक कार्य करते हैं और हमेशा करते हैं। हमें अंकों को सही काम कराना हमारा दायित्व होता है। अब चलिए, अंक अब करते तो काम जरूर है, अंक बोलते। अंक आज विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल रहे हैं शुभता के बारे में। तो आज का अंक जो है 6 बनता है, और ये 6 अंक सभी अंकों के लिए, कुछ अंकों को छोड़कर, अति शत्रुता इनके 3 से बनती है और 9 से बनती है। यानी 3, 12, 21, 30 को जन्मे जातक है। 6 अंक के शासक शुक्रदेव, जो दानवों के गुरु, तो और 3 अंक विद्या के कारक, ये ज्ञान के ये भंडार इनके पास गुरु बृहस्पति, ये देवताओं के गुरु, इसलिए दोनों में ठगी है। और 2 तटस्थ होते हैं, तथा 9 जो सेनापति, पुलिस और डॉक्टर का अंक है, इसको भी 6 से बनी रहती है, क्योंकि ये सुख सुविधा से दूर रहता है। सैनिक सुख सुविधा से दूर रहता है, यह कठिनाइयों को फेस करता है, इसलिए वो शत्रु 6 और 9 का शत्रु। क्योंकि सैनिक यदि आराम करने लगे, ये करने लगे, या डॉक्टर, तो फिर हमारे लिए शुभकारी नहीं होगा। उसका जो अंक, उसका जो दायित्व है, वह निर्वाह नहीं कर पाएगा। इसलिए 6 अंक का 9 भी शत्रु, और इसलिए ऐसा कहा गया कि 9, 18, 27 तारीख को भी जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभ नहीं होंगे। 3, 12, 21, 30 को जन्मे जातक के लिए आज के दिन अति अशुभ हो सकते हैं, और 2, 11, 20, 29 को जन्मे जातक के लिए दिन साधारण होगा। शेष अंक तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन उत्तम। इन्हीं शब्दों के साथ आज के ये उनका ज्योतिष अंक जो बोल रहे हैं, यह प्रस्तुति समाप्त होती है। आशा करते हैं कि पूरी प्रस्तुति आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण साबित होगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न और साझा करें, ताकि हम आप नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके, पहुंच सके, और आप उससे लाभान्वित। और अंत में साझा जरूर करें मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके दैनिक पंचांग के विभिन्न जो प्रस्तुति है उससे ज्ञान अर्जन कर उसके जीवन में उपयोग उसका करके अपने जीवन में सुखता सुनिश्चित कर सके। और इनके जो भी प्रयास होगा उसमें हम एक माध्यम बनकर के नीचे भागे बढ़े। तो यह प्रस्तुति हम विशेष कर लाए आपके लिए संजोकर, आपका उपयोग करने के लिए। जी हाँ, थोड़ा सा प्रयास करके इसे बांटे जरूर, अपने तक सीमित नहीं रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, और विदा लेने के पूर्व हम आज के दिवस के देवता शनि देव, श्री राम तथा उनके भक्त हनुमान से प्रार्थना करते हैं तो उनकी असीम कृपा पर बनी रहे, और आपका आज का दिन जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।